ऐज़ल राजपूत बिनते बिलाल राजपूत। आपका निकाह हमदान शाह बल्द मुकर्रम शाह से 50 लाख रुपये सिक्का राजिल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? ऐज़ल की आंखों से आंसुओं का एक सैलाब बह निकला। ठीक 1 साल पहले भी उसके कानों में यही अल्फाज गूंजे थे। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि तब उस निकाहनामे पर दूल्हे की जगह किसी और का नाम दर्ज था। वो शख्स जो आज ज़मीन के नीचे मनो मिट्टी तले खामोश दफन हो चुका था। इतनी दूर जहाँ तक पहुँचना अब नामुमकिन था। ऐज़ल बेटा, मौलवी साहब को जवाब दो। अरफा हाशमी ने अपनी बेटी का कांपता हुआ कंधा सहलाते हुए थपथपाया। जी कबूल है। और फिर अपने ही सीने पर भारी पत्थर रखकर वो खुद की ही नज़र में बेमोल होकर रह गई। घूंघट के पीछे छिपी वो इस वक्त खामोश अपने आंसू बहा रही थी। अदनान की ज़िंदगी शायद खुदा ने लिखी ही बहुत कम थी। उसके साथ ऐजल ने सिर्फ 6 महीने गुजारे थे, और वो 6 महीने उसकी पूरी ज़िंदगी के सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत पल थे। ऐजल हाशमी ख़ानदान की सबसे हसीन और मासूम लड़की थी, चुलबुली, चंचल और हर पल मुस्कुराने वाली। वो सिर्फ 5 साल की थी जब एक भयानक कार हादसे में उसके पापा गुजर गए। तब उसकी माँ अरफा बेगम उसे संभालते हुए अपने भाई के घर आ गईं। उनके भाई मुकर्रम शाह के 2 बेटे थे। उस समय अदनान 14 साल का और हमदान 13 साल का था। एक ही हवेली के साय में ये तीनों बच्चे एक साथ बड़े हुए। बड़े होने के बाद अदनान ने अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया, जबकि हमदान के सिर पर आर्मी में जाने का जुनून सवार था। वो घर से दूर अपनी कड़ी ट्रेनिंग पर चला गया। दूसरी तरफ एजल और अदनान के बीच एक गहरी खामोश मोहब्बत और दोस्ती पनपने लगी। घर वालों ने भी उन दोनों की मंगनी तय कर दी। हमदान जब अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस लौटा तो उसे इस खुशखबरी का पता चला। वो अपने बड़े भाई की खुशी में दिल से निहाल हो गया। पूरी शादी का इंतजाम उसने अकेले अपने कंधों पर उठाया। भाई के सिर पर सेहरा सजाया और दिल खोलकर नोट निशावर किए। लेकिन वो बदनसीब ये कहाँ जानता था कि सिर्फ 6 महीने के बाद वही हाथ अपने चहीते भाई को हमेशा के लिए मिट्टी में दफना रहे होंगे। जब उनकी शादी हुई थी तब शाह हवेली में खुशियों का जश्न था। अदनान बेहद नरम दिल, अदब के दायरे में रहने वाला और परवाह करने वाला इंसान था। एजल को संभालने का उसका अंदाज इतना नरम था जैसे वो कोई छोटी सी बच्ची हो। शादी की पहली रात भी उसने एजल को किसी बेहद नरम नाजुक फूल की तरह संभाला था। एजल, डर तो नहीं लग रहा? उसकी इस शहद सी मीठी आवाज़ को सुनते ही एजल ने शर्माकर अपना सिर झुका लिया था। अदनान ने इतनी बेपनाह मोहब्बत और शिद्दत से उसे अपना बनाया था कि एजल शाह को लगने लगा कि वो दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की है। वो हर पल खुदा का शुक्र अदा करती थी कि उसे अदनान जैसा बेहद संवेदनशील और चाहने वाला शौहर मिला। पर अफसोस, ये जन्नत जैसी खुशी सिर्फ 6 महीनों के लिए ही नसीब हुई थी। आज हर कोई उसी हाल में मौजूद था, और एजल अतीत की उन्हीं धुंधली दर्दनाक यादों में डूबती जा रही थी। उसके सामने अतीत के कुछ पल एक फिल्म की तरह चलने लगे। एजल बेटा, जो हमदान कह रहा है वो बना दो ना। अरफा बेगम ने हमदान का पक्ष लिया। अदनान से उसकी शादी को अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था कि हमदान ने उससे मज़ेदार कबाब बिरयानी खाने की फरमाइश कर डाली। अदनान को भी अपना छोटा भाई जान से ज़्यादा अजीज़ था, इसलिए उसकी हर बात को सिर आँखों पर रखना वो अपना पहला फ़र्ज समझता था। सबका दुलारा हमदान एजल का इकलौता देवर था। एजल को शुरू से ही उससे एक अजीब सी झिझक और हिचकिचाहट होती थी। वो रिश्ते में छोटा था लेकिन उम्र और कद काठी में बड़ा था। हमदान उसे ज़्यादा तंग तो नहीं करता था, और उसकी इस झिझक को समझते हुए एक औपचारिक देवर भाभी वाला रिश्ता ही रखता था। पर आज न जाने उसकी शरारत की कौन सी रग फड़क उठी थी कि उसने बिरयानी की फरमाइश कर दी। बेचारी एजल उठी, इंटरनेट पर रेसिपी देखी, बिरयानी बनाने में जुट गई। अरफा बेगम ने भी उसकी अच्छी खासी मदद की थी, क्योंकि उसकी मामी को कुछ दिनों से घुटने में भयानक दर्द था और वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही आराम करती थीं। मामी से सब लोग बेहद प्यार और इज्जत करते थे, खासकर उनके शौहर मुकर्रम शाह। वो तो अपनी बेगम के प्यार में इस कदर पागल थे कि जहाँ वो होते वहीं उनके साए की तरह उनके पास मंडराते रहते। एक पल के लिए भी अपनी बीवी को अकेला न छोड़ते। मुकर्रम शाह से उनकी शादी बहुत कम उम्र में ही हो गई थी, और वो अपने शौहर से पूरे 14 साल छोटी थीं। बाप की इस दीवानगी और आशिकी पर अदनान ने तो कभी कुछ नहीं कहा था। वो बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ बात टाल देता। लेकिन हमदान शाह तो
काफ़ी पहुंची हुई चीज़ था। वो 4 लोगों की मौजूदगी का लिहाज किए बिना माँ बाप को ऐसी ऐसी बातें छेड़ देता कि मुकर्रम शाह शर्म के मारे अपना मुंह छिपाते फिरते। अदनान शाह जितना शर्म, हया और तहजीब वाला था, हमदान शाह उतना ही बेबाक, बेशरम और बेपरवाह था, और ये बात घर का हर एक सदस्य जानता था। इसी वजह से एजल हाशमी हमेशा उससे एक दूरी बनाकर रखती थी। जब उसकी तीखी शरारती और अर्थपूर्ण बातों से उसके अपने माँ बाप नहीं बच पाते थे, तो फिर एजल भला किस खेत की मूली थी। शुक्र है बिरयानी अच्छी बन गई, अब बस वो नवाब साहब को पसंद आ जाए। एजल ने गहरी सांस भरते हुए थोड़ी ऊंची आवाज़ में खुद से कहा, डोंट वरी, जितनी शिद्दत और मेहनत से आपने बनाई है ना, बेहतरीन ही होगी, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी हुई तो इनाम भी मिल सकता है। हमदान की अचानक पीछे से आती आवाज़ पर वो बुरी तरह चौंक कर उछल पड़ी थी। आप कब आए? उसने झट से सिर पर अपना दुपट्टा अच्छी तरह संभाला और एक नज़र उस पर डालकर फ़ौरन अपना रुख मोड़ लिया। कहने को तो वो अदनान शाह से 1 साल छोटा था, लेकिन उसने अपनी कसरती बॉडी ऐसी बना रखी थी कि अदनान उसके सामने 2 साल छोटा नजर आता था। वो थोड़ा फासले पर खड़ा था। अब बिरयानी को दम से हटा के उसकी खुशबू सूंघता मुस्कुराया। भाभी, खुशबू तो अच्छी है, टेस्ट भी यकीनन अच्छा होगा, इसीलिए ये रहा आपका इनाम इन एडवांस। उसने अपना वॉलेट एजल की तरफ बढ़ाया। ये क्या? वो हैरान हुई। अपनी मर्जी से जितने चाहे रख लें, उसने संजीदगी से कहा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। एजल ने घबराकर रुख फेरा। भाभी, रखने होंगे मेरी खातिर, आपने इतनी गर्मी में खड़े होकर बिरयानी बनाई है। अच्छा, प्लेट में डालें, चखूं तो सही। वो पुरजोश अंदाज में बोला तो एजल के चेहरे पर भी मुस्कान उभरी। बिरयानी उसे पेश की तो एक चम्मच लेता वो माथे पर कुछ बल डाल गया। पहली बार एजल उसे यूं गौर से देख रही थी कि वो क्या जवाब देगा। क्या हुआ? बिरयानी अच्छी नहीं बनी क्या? उसने धड़कते दिल से पूछा। अच्छी, बहुत अच्छी है। आप तो छुपी रुस्तम निकली। बहुत अच्छी कुक हैं भाई आप तो। भाई की तो मौजें लग गईं। उसकी बात पर एजल ने झेंप कर अपनी शर्मिंदगी कम की। अभी उनकी शादी को 15 दिन हुए थे कि उसकी मामी मुनज्जा बेगम ने हमदान का रिश्ता अपनी बहन की बेटी रानिया से तय कर दिया। उसकी छुट्टियां ख़त्म हो रही थीं। उसके वापस जाने से पहले दोनों की सादगी से मंगनी कर दी गई। हमदान के दिल में कोई लड़की थी नहीं, इसीलिए माँ की पसंद को ओके कर दिया। पर यहाँ से जाने के बाद भी उसने रानिया से कभी कोई राब्ता न रखा। उसके ख्याल में मंगनी एक मजबूत रिश्ता नहीं था, इसलिए वो कभी रानिया से फ्रैंक न हुआ, जबकि रानिया उसे दिल ही दिल में चाहने लगी थी। हनीमून से वापसी पर एजल बहुत खुश थी। अदनान की संगति पाकर वो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। रात के मिलन के लम्हों में भी वो एक हद रखता था। जब भी एजल के करीब आता, उसकी कम उम्री का लिहाज रखता था। वो हमेशा बहुत प्यार से उसे ट्रीट करता, और इसके बावजूद उसे अदनान को सहना दूभर हो जाता था। वो नर्म नाजुक सी पतली दुबली सी लड़की थी, काया ऐसी जैसे मक्खन सी मुलायम, इसीलिए वो बहुत कम उसके करीब आया था। यही वजह थी कि वो एजल के दिल में बहुत ऊंचे मकाम पर आ गया था। वो पारंपरिक पतियों जैसा था ही नहीं। 6 महीनों में 6 दफ़ा भी उसके पास नहीं आया था, बल्कि अपने जबान जज्बातों को कंट्रोल कर लिया करता था, सिर्फ एजल का ख्याल रखते हुए। और फिर एक दिन एजल की ज़िंदगी उलट गई। अदनान का कार एक्सीडेंट हो गया। इस अचानक हादसे ने सबको ही ऐसा धक्का लगाया कि आज तक कोई संभल नहीं पाया। एजल की दुनिया उजड़ गई थी। भाई की अचानक मौत का सुनकर हमदान फौरन अपने शहर वापस आया था। उसकी मम्मी बहुत बुरी तरह टूट गई थी। अदनान के जाने पर पूरा घर ही बिखर गया था, और जब 1 हफ्ते के बाद वो वापस अपनी ड्यूटी पर जाने का बता रहा था, तो उसकी मम्मी मुनज्जा बेगम ने रोते हुए उसे रोका। वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन एजल की इद्दत के दौरान हमदान बाहर नहीं रहना चाहता था। वे गैर महरम थे और ऐसे में उनके लिए ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाती। वो माँ से वादा करता हुआ ठीक 5 महीने के बाद वापस लौटा था, और घर में अचानक सी हो रही अफरा तफरी पर हैरान हुआ था। उसकी फूफी रो रही थी। हमदान ने सारी सिचुएशन समझने की कोशिश की, तो अरफा हाशमी ने रोते हुए हमदान को सब कुछ बता दिया। उनके पति के भाई को अचानक से अपनी भतीजी की फिक्र सताने लगी थी, और वो यहाँ आकर ज़बरदस्ती अपने बेटे बहजाद के साथ एजल का रिश्ता तय कर गए, और आज वो बारात लेकर आ रहे थे। उनकी बात सुनता हमदान सख्ती से अपने होंठ भींच गया। दिमाग तो नहीं ख़राब उनका? किस हक की बात कर रहे हैं वो? हमदान गुस्सा बर्दाश्त न कर पाया। बेटा, वो बहुत जालिम लोग हैं। अगर उनकी बात न सुनी, न मानी गई तो वो मेरी बेटी को नुकसान। ऐसे कैसे फूफी?
किसी की ज़रूरत नहीं कि मेरे होते हुए एजल की तरफ आंख उठाकर भी देखें। ये अल्फाज उसने एजल को मरहूम भाई की बेबा समझकर कहे थे या जुनून में वो खुद भी नहीं जानता था। लेकिन उसकी इस बात पर मुकर्रम शाह के दिमाग में ये बात जरूर आई कि वे एजल की हिफाजत की खातिर उसका निकाह हमदान से कर सकते हैं। हमदान, इससे पहले कि वो बारात लेकर आए और ज़बरदस्ती एजल को यहाँ से लेकर चले जाएं। तुम कर लो एजल से निकाह। मुकर्रम शाह की बात पर हमदान एक पल को सकते में आ गया। बाबा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरे भाई की बेवा है और आप? हमदान, किसने कहा कि भाई की बीबी से निकाह नहीं हो सकता? एजल मासूम तो अभी सिर्फ 19 साल की है और वो लोग बहुत जालिम, फूलों से भी नाजुक है मेरी मासूम एजल। फूलों की तरह पाल कर उसे उन जालिमों के हवाले कैसे कर दूं? अब सिर्फ यही एक तरीका है, एजल पर से उनका हर हक ख़त्म हो जाएगा, जो बरसों बाद न जाने क्यों जाग गया। आप क्या चाहती हैं फूफी? बाप की सारी बात तसल्ली से सुनता हुआ वो फूफी की तरफ मुड़ा। मेरी एजल को मैं उन जालिमों के हवाले नहीं करना चाहती, वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली। और उस एक पल में हमदान शाह ने एजल राजपूत को अपनाने का फैसला कर लिया। एजल को निकाह से 5 मिनट पहले उसकी मम्मी ने बता दिया कि उसका निकाह बहजाज से नहीं हमदान से होगा, और यही उसकी माँ का भी फैसला है। वो तो जैसे कठपुतली बन गई थी, जो जैसे चाह रहा था उसे घुमा रहा था। उसने शिद्दत से अदनान को याद किया, लेकिन सिर्फ निकाह से पहले तक। निकाह के पेपर्स पर साइन करते ही उसने अदनान को दिल के एक गहरे कोने में दफना दिया, क्योंकि अब ये गुनाह था। निकाह करने के बाद सोचों पर भी गैर मरम का कब्जा नहीं हो सकता था। वो आंसू बहाती अपने अल्लाह के इस फैसले पर राजी हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ कामिला बेगम, अरफा बेगम की बड़ी बहन, उनके घर तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी। वो तो आपे से बाहर हो गई। शौहर और बेटी को लेकर फौरन शाह हाउस पहुंची, जहां पहले से ही धमाल मचा हुआ था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी भतीजी का निकाह बिना मेरी इजाज़त के किसी और से करने की? फरमान राजपूत ऊंची आवाज़ में चिल्लाए। वो कुछ ही लोगों को इकट्ठा करके बारात लेकर आए थे, लेकिन आगे बिसात उल्टी देखकर वो बुरी तरह तैश में आ गए थे। निकाह तो हो चुका है बुजुर्गों, इसलिए बेहतर यही है कि अब आप यहाँ से इज्जत के साथ चले जाएं। हमदान ने सख्त बर्फीले लहजे में उनके सामने चट्टान की तरह खड़े होते हुए कहा। शोर सुनकर एजल भी घबराई हुई कमरे की दहलीज तक आ पहुंची। आगे आने की उसमें हिम्मत न हुई। नामुमकिन, ये धोखा है। मेरी भतीजी के साथ ज़बरदस्ती की है आप लोगों ने। मेरी भतीजी को बाहर बुलाओ, मैं खुद उससे बात करूँगा, और अगर ना मानी तो मैं पुलिस लेकर आऊँगा। अब की बार वो धमकी देते हुए बोले तो हमदान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। ये शौक भी पूरा कर लें, लेकिन 2 मिनट से पहले इस घर की दहलीज से बाहर हो जाएं। एजल, एजल बेटा बाहर आओ, तुम्हारी ताया अभी जिंदा है, बेटा मेरे पास आओ। एजल को सामने खड़ा देखकर वो मुहब्बत से बोले। हमदान ने पलटकर एक निगाह उसे देखा। इन 5 महीनों में वो कितनी बदल गई थी। उसका चेहरा कितना मुरझाया हुआ था। मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में हल्की सी काजल की धार थी। वो बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। एजल की रोई हुई आंखें भी उससे टकराईं। एक वार्निंग थी उसकी आंखों में कि एजल का दिल पसलियों में जोर से धड़का। कब देखा था हमदान ने उसे ऐसी नज़रों से जैसे आज देख रहा था? वो बेख्तियार पीछे हटी थी। उसका पीछे हटना फरमान राजपूत को और ज़्यादा तैश दिला गया। वो किसी सूरत भी पीछे नहीं पलट सकते थे, क्योंकि उनके बाबा सियाल राजपूत की कुछ महीनों पहले डेथ हुई थी, जिसमें उन्होंने वसीयत के मुताबिक सारी दौलत, सारी जायदाद अपने बड़े बेटे बिलाल राजपूत के नाम की थी, और वसीयत के मुताबिक बाप के बाद उनकी बेटी एजल को सब कुछ मिलना था, क्योंकि फरमान राजपूत सियाल राजपूत के सौतेले बेटे थे। अब वसीयत को पूरा करने से पहले उन्हें एजल की अपने बेटे से शादी करवानी थी, ताकि वो सारी जायदाद वापस उनको मिल जाए जिस पर वो इतने अरसे से कब्जा जमाए बैठे थे। पर यहाँ आने पर उनका सारा प्लान चौपट हो गया था। बड़े साहब, फिलहाल चले यहाँ से, कोई और हल सोचते हैं। सामने खड़ा शख्स कोई आम शख्स नहीं, आर्मी ऑफिसर है। ये पुलिस की धमकियों से नहीं डरने वाला। फरमान राजपूत अपने ख़ास आदमी की बात सुनते हुए अपने हाथों की मुट्ठियाँ सख्ती से भींच गए। ये मत समझना कि तुम्हारी जीत हो गई है, मैं वापस आऊँगा। वो धमकाते हुए वहाँ से गुस्से के आलम में निकलते चले गए। फूफी के चेहरे पर एक इत्मीनान भरा सुकून उतर आया था। एहसान भरी नज़रों से हमदान की ओर देखा तो उसने आगे बढ़कर अपनी फूफी को गले से लगा लिया और अपने साथ होने का मान बख्शा। फूफी, आपकी आंख में एक आंसू न देखूं, मेरे होते मेरी फैमिली की तरफ कोई आंख उठाकर तो देखे, उसकी आंखें नोच लूँगा। वो शेर की तरह गुर्राते हुए बोला।
आज मुकर्रम शाह को पहली बार महसूस हो रहा था कि वो अकेले नहीं हैं। यह एहसास उन्हें हमेशा अदनान शाह ने दिया था। हमदान तो अपनी ट्रेनिंग में ही बिजी रहता था, लेकिन आज पहली बार हमदान को अपने साथ चट्टान की तरह खड़ा देखकर उनकी आंखें खुशी और गर्व से आंसुओं से भर आई थीं और उनका सीना फख्र से चौड़ा हो गया था। अरफा बेगम एजल को हमदान के कमरे में छोड़ने आई तो वो थर थर काँपने लगी। क्या हुआ एजल बच्चे, इतनी घबरा क्यों रही हो? बेटी की हालत देखकर अरफा बेगम की आंखों से भी आंसू बहने लगे। इन 5-6 महीनों के दौरान वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उसे देखकर ही डर लगता था कि कहीं वो खुद को कोई रोग न लगा ले। अम्मी, मुझे घबराहट सी हो रही है, मेरा दिल इन सबको स्वीकार नहीं कर पा रहा। वो बिलख बिलख कर रो पड़ी। बेटा, उस शैतान से तो जान छूटी, वरना वो लोग तो तुम्हें मार ही देते और किसी को पता भी न चलता। शुक्र है अल्लाह ने ऐन वक्त पर हमदान को फरिश्ता बनाकर भेज दिया। वो रोते हुए दिल से शुक्र अदा करते हुए बोली। अम्मी, एजल अभी कुछ और कहती कि तभी बाहर से एक बार फिर शोर की आवाज़ें आने लगीं। दोनों माँ बेटी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगीं। तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ जाकर। अरफा बेगम एजल को भी अपने साथ उठते देखकर उससे रोकते हुए खुद उठकर बाहर निकल गईं। लेकिन एजल से भी न रहा गया। वो अपने बिस्तर से उठती हुई छोटे छोटे कदम उठाती बाहर रेलिंग के पास आकर ग्रिल पर हाथ रखकर नीचे हॉल का मंजर देखने लगी, जहां कामला आंटी गुस्से से लाल पीली हो रही थीं। उनके साथ उनकी बेटी रानिया और शौहर भी मौजूद थे। देखिए आपा, ये सब नसीबों के खेल हैं, इसीलिए। क्या नसीबों के खेल? सामने से आवाज़ आई। खुद सब करके बात नसीब पर डाल दो। भला ये क्या बात हुई? मेरी बेटी का हक मारा है आप लोगों ने। इस घर की बहू मेरी रानिया ने बनना था और आप फिर से इस मनहूस को। कामला आंटी के मुंह से निकले इन शब्दों ने वहां मौजूद सब लोगों को बुरी तरह भड़का दिया। लेकिन तभी मुनंजा बेगम की ऊंची और सख्त आवाज़ गूंजी। खबरदार आपा, मेरी एजल के लिए एक भी गलत लफ्ज़ बोला तो। मेरी बेटी है वो, अपनी गोद में पाल कर अपनी बेटी की तरह बड़ा किया है मैंने उसे। और अपनी हद में रहिए कामिला आपा। मुनंजा बेगम का लहजा इतना मजबूत, इतना सख्त और गुस्से से भरा हुआ था कि पल भर में सबकी आवाज़ें थम गईं। कामिला बेगम अपना सा मुंह लेकर रह गईं। तुमने ज्यादती की है मेरी बच्ची के साथ, अल्लाह पूछेगा तुम सब लोगों को। बोलते बोलते अब उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तभी उनकी निगाह ऊपर खड़ी एजल पर जा ठहरी। आज आपको मेरी बात बुरी लगी है, देखना आप, वक्त मुझे सच साबित करेगा। पहले बड़े बेटे को खा गई, अब छोटे से ब्याह दिया। ये लड़की अब भी बाज नहीं आ रही। वो लगातार जहर उगलती रही। हमदान उस वक्त लिहाज और मुरब्बत में खामोश खड़ा ये पूरा तमाशा देख रहा था, मगर उसकी आंखों में अब खामोशी के पीछे छिपा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था कि तभी कामिला बेगम ने रानिया को आंख से कुछ इशारा किया। रानिया तुरंत रोने का नाटक करते हुए सीढ़ियां चढ़ गई। ऊपर पहुंचते ही उसने कांपती हुई एजल को झंझोड़ कर रख दिया। क्यों खा गई मेरी खुशियों को? डायन हो तुम, डायन। वो उसे झंझोड़ते हुए सीढ़ियों के पास ले आई और अचानक उसे धक्का दे दिया, जिससे ऐसा लगा जैसे एजल का पैर फिसल गया हो। एजल अपना बैलेंस कायम न रख सकी और सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। उसी पल हमदान ने बिना एक क्षण गवाए सीढ़ियां फांदते हुए आगे बढ़कर उसकी कमर थाम ली और उसे अपने सीने से लगा लिया, जबकि खुद सीढ़ियों की लोहे की ग्रिल से जोर से जा टकराया। नीचे मौजूद सभी लोग मुंह खोले हैरानी और दहशत से ये मंजर देखते चले गए। एजल हमदान के सीने से लगी कांप रही थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और अपना सिर उठाकर उसे देखने लगी। हमदान की बाह उसकी कमर के चारों ओर थी, मगर उसकी निगाहें सामने खड़ी रानिया पर टिकी हुई थी। रानिया अपना प्लान नाकाम होता देखकर घबराती हुई अपनी माँ की ओर देखने लगी। मुनंजा बेगम की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बहुत अफसोस हुआ आपा, आप पर भी और आपकी बेटी पर भी। शुक्र है वक्त रहते सब कुछ पता चल गया और मेरे नेक बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। इससे पहले कि मैं आपको धक्के देकर इस घर से बाहर निकलवाऊं, यहाँ से चली जाइए। मुनंजा बेगम ने आंसू रोकते हुए अपना रुख बहन की तरफ से फेर लिया। कामला बेगम ने रानिया को वहाँ से नीचे उतरने का इशारा किया। रानिया डरते डरते सीढ़ियाँ उतरने लगी। वो हमदान और एजल के पास से होकर नीचे जा रही थी कि एजल ने झिझकते हुए हमदान से दूर होने की कोशिश की, लेकिन हमदान ने उसकी घबराहट महसूस करते हुए उसे और भी मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। सबके सामने हुई उस जानलेवा सी नज़दीकी से एजल का पूरा शरीर कांप उठा था। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हल्की सा
कि वो हल्का सा भी प्रतिरोध कर सके। रानिया तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे चली गई। कामला बेगम के शौहर उन्हें जबरदस्ती वहां से लेकर चले गए। हमदान ने जब एजल को अपनी पकड़ से आज़ाद किया तो वो बुरी तरह लड़खड़ा गई, जिस पर हमदान ने फिर से उसे थाम लिया। हमदान बेटा, एजल को रूम में ले जाओ, मैं कुछ खाने को भिजवाती हूँ। मुनंजा बेगम ने अपने आंसू पोंछते हुए प्यार से बेटे से कहा। खुद चलेंगे या गोद में उठाकर ले जाऊं? वो सपाट अंदाज में बोला तो एजल को ठंडे पसीने आने लगे। वो खुद को संभालते हुए मजबूत कदमों के साथ ऊपर की ओर बढ़ी, जबकि हमदान उसके पीछे पीछे ही था और उसके कदमों में आती लड़खड़ाहट को साफ महसूस कर रहा था। कमरे में पहुंचते ही एजल बिस्तर पर जाकर ढह गई। उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि हमदान भी उसके पीछे ही कमरे में आ चुका था। जब उसने दरवाजे को लॉक किया, उसकी ओर बढ़ा तो एजल का रंग फक पड़ गया। इतनी डरी हुई क्यों हो? जैसे कोई भूत देख लिया हो। वो माथे पर बल डाले अपने से 8 साल छोटी अपनी बीबी को देख रहा था। पानी। वो मुश्किल से पलकें उठाकर झपकाते हुए बोली। हमदान ने आगे बढ़कर जग से पानी गिलास में डाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। गिलास थामते हुए दोनों की उंगलियां एक दूसरे से टकरा गईं। एजल ने 2 घूंट पानी पिया और गिलास छोड़ दिया। फिर माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए उसने घबराए अंदाज में एक नज़र हमदान पर डाली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मुनंजा बेगम दूध, जूस और ड्राई फ्रूट्स लेकर नौकरानी के साथ कमरे में आ गईं। जब सामान एक तरफ रखवाते हुए उन्होंने जूस का गिलास एजल की ओर बढ़ाया, जिसे उसने कांपते हाथों से थाम लिया था। मामी जान, मैं मनहूस नहीं हूँ, वो आंखों में आंसू लिए बोली, जबकि हमदान दीवार से टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। बस बच्चे, ज़्यादा मत सोचो, लोगों का तो काम ही है बोलना। जब हमें अपने बच्चों के बारे में पता है तो हम किसी और की बकवास क्यों सुने? और कोई ज़रूरत नहीं है बेकार की बातों को सोचने की। फिर उन्होंने हमदान की ओर देखकर कहा, हमदान बेटा, आप भी जूस ले लो। मम्मा, इन्हीं को दीजिए, इन्हें ज़्यादा ज़रूरत है। वो एजल की हालत और उसके चेहरे की थकान देखते हुए माथे पर बल डाले बोला और फिर कबर्ड की ओर बढ़ गया। हमदान, यहाँ आइए। मुनंजा बेगम ने उसे अपने पास बुलाया तो वो गहरी सांस भरकर उनके पास आ बैठा। हमदान, एजल बच्चे, तुम दोनों ने आज अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अहम फैसला लिया है, जिससे हम सबको बहुत खुशी हुई है। अदनान के जाने के बाद ऐसा लगता था जैसे सब कुछ बिखर गया है। वो भर्राए हुए गले से बोली। अदनान के जिक्र पर बेख्तियार हमदान की नज़र एजल पर उठी, जो पलकें झुकाए बिना बिना किसी भाव के चुपचाप बैठी थी। लेकिन हमदान, आपने सब संभाल लिया और अब मैं नहीं चाहती कि आगे और कोई बिखरे। समेट लेना दोनों एक दूसरे को। उन्होंने दोनों के हाथ थामकर एक दूसरे के हाथ में रखते हुए बेहद प्यार से कहा। अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे होते अब कुछ नहीं बिखरेगा। वो अपनी माँ को अपने सीने से लगा गया। तुम दोनों इस घर का नूर हो और दोनों ही हमेशा रोशन रहने चाहिए। रहोगे ना रोशन? वो जैसे अपने बेटे से कुछ पूछ रही थी, लेकिन हमदान उनकी बात का मतलब अच्छी तरह समझ रहा था। उन्हें एजल के चेहरे पर मुस्कान चाहिए थी। इंशाअल्लाह, उन्हें तसल्ली देते हुए वो फिर से माँ को अपने सीने से लगा गया, मगर उसकी गहरी निगाहें सामने बैठी उस सहमी सहमी सी लड़की पर ही टिकी हुई थीं। अब क्या होगा? उस लड़की का तो निकाह हो गया, अब हम उस जायदाद का क्या करेंगे? उसे हासिल कैसे करेंगे? बहजाद ने अपने बाप फरमान राजपूत की ओर देखते हुए पूछा। कुछ तो करना पड़ेगा। जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जायदाद मैं किसी भी सूरत अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। फरमान राजपूत गहरी सोच में डूबे हुए बोले। और कितने लोगों को मारेंगे आप इस जायदाद के लिए? उनकी बीवी ने आहत होकर पूछा, जिस पर फरमान ने पलटकर उनके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। अपनी जुबान को लगाम दो और मेरे मामलों से दूर रहो। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से इस तरह की कोई भी बकवास न सुनूं। वो गुस्से से अपनी बीवी को डांटते हुए बोले। बहजाद को अपने बाप का अपनी माँ पर हाथ उठाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप चाहें जो मर्जी कर लें फरमान, लेकिन हकीकत नहीं बदल सकती। दुनिया की दौलत और जायदाद के लिए आप इंसानियत से भी नीचे गिर चुके हैं। थप्पड़ खाने के बावजूद सबीन राजपूत अपनी बात कहने से बाज न आई। इस पर फरमान राजपूत ने उनके बाल पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींच लिया। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे मामले से दूर रहो। बाबा, क्या कर रहे हैं आप? अम्मी को छोड़िए। बहजाद ने अपने बाप को मिसेस सबीन से दूर किया, फिर अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, अम्मी प्लीज़ अंदर जाइए, आप यहाँ से जाइए। वो दुख और गुस्से से अपनी माँ की ओर देख रहा था, तो सबीन राजपूत ने बस सिर झटका और चुपचाप अंदर की ओर बढ़ गईं। मगर आज उनका
दिल बुरी तरह से टूट गया था। उनके पति ने उनकी ही औलाद के सामने उन पर हाथ उठाया था। ये ऐसी बात थी जिसे न वो कभी भूल सकती थी और न ही शायद कभी फरमान राजपूत को माफ़ कर सकती थी। उधर फरमान राजपूत ने खुद अपने किसी खास आदमी को फ़ोन लगा दिया। इस बार फिर उनके इरादे बेहद ख़तरनाक होने वाले थे। बहजाद राजपूत होंठ नीचे अपने बाप की ओर देखता हुआ बस खड़ा रह गया। शावल लेकर जब हमदान वापस आया तो एजल बेड के किराउन के साथ टेक लगाए उसी तरह बैठी हुई थी। उसकी स्थिति में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया था, मानो वह यहाँ पर कुछ पल के लिए आई हो और थोड़ी देर में वापस चली जाएगी। परिवार को भी इस पूरे रिश्ते और हालात को स्वीकार करने में वक्त लग रहा था, लेकिन हमदान एक प्रैक्टिकल इंसान था। उसके लिए शायद ये सब कुछ उतना मुश्किल नहीं था, मगर मगर एजल के लिए इस सब का सामना करना बेहद मुश्किल था। उसकी हालत देखकर हमदान थोड़ा झुंझला गया। वो उसके करीब जाते हुए बोला, अगर नींद आ रही हो तो चेंज करो और आराम से सो जाओ। उसकी बात सुनकर एजल घबरा गई और सक पकाकर थोड़ा सा दूर होते हुए दूसरी ओर देखने लगी। उसका इस तरह दूर जाना हमदान को सख्त गुस्सा दिला गया। इस तरह से मतलब दूर क्यों जा रही हैं आप? उसने कलाई से थामकर वापस अपनी ओर खींचा तो वो पथराई आंखों से उसे देखने लगी। दोनों के चेहरे सिर्फ 1 इंच के फासले पर थे। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले वो बिल्कुल खामोश थे। हमदान की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती हुई वो जी जान से कांप उठी। मुझसे इस कदर डर क्यों रही हैं? जैसे पहली बार किसी मर्द के करीब आ रही हूँ, वो धीमी आवाज़ में बोला। तो उसके पूरे जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ गई। जानती हूँ आपके काबिल नहीं हूँ, यूज्ड हूँ। वो दर्द से भरी आंखों से खामोश आंसू बहाते हुए बिना पलक झपकाए बोली। शट अप ईजल हमदान शाह, भूलो मत अब बीवी हो मेरी। तुम्हारी जबान पर अगर अब कोई बकवास आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनते ही हमदान अपने अंदर एक जलता हुआ अलाव महसूस करने लगा था। आप मौका मत दीजिएगा, वो फिर उसी अंदाज में बोली। जाइए, जाकर चेंज कीजिए और सो जाइए। आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आज की रात की रस्म को पूरा करते हुए पति को सेटिस्फाई कर सकें। वो उसे रोता हुआ छोड़कर अपने गीले बालों को संवारने के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने चला गया। उसकी बात पर वो एक कड़वी हंसी हंसते हुए उठी। आप हंसी क्यों? वो तुरंत पलटा तो उसके कदम जहाँ के तहाँ थम गए। वो उसके करीब चला आया। बताइए एजिल हमदान शाह, हंसी क्यों? उसने अपनी बात पर जोर देते हुए पूछा। सच बोला तो आपको फिर बुरा लगेगा। कुछ सोचते हुए वो थूक निगलकर अपना गला तर करते हुए बोली। नहीं करता गुस्सा, बताइए। वो सीने पर बाहें समेटे पूछने लगा। आप मुझसे ये सब इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आप खुद ही मेरे करीब नहीं आना चाहते? मैं जानती हूँ, हर मर्द को एक मुकम्मल लड़की चाहिए होती है, उसका दिल भी और उसका जिस्म भी। और मुझे लेकर तो आपको बहुत से शक है। ना आप मेरे दिल को लेकर आश्वस्त हैं, न मेरे जिस्म को लेकर। वो एक गहरी सांस भरती, पलकें उठाती और झुकाती हुई उसे देखते हुए चली गई। उसकी बात बहुत सब्र से सुनते हुए वो उसे कुछ पल तक देखता रहा और फिर अगले ही लम्हे उसने उसे बिस्तर पर धकेल दिया। वो सीधी बिस्तर पर जाकर गिरी और हमदान के हाथ अपनी शर्ट के बटन खोलने में उलझ गए, जबकि उसकी पलकें एक बार भी नहीं झपकी थीं। अपनी शर्ट उतारकर जैसे ही उसने अपना सुगठित चट्टानी चौड़ा सीना सामने किया, ईजल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं आया कि हमदान ऐसा भी कुछ कर सकता है। अपनी हथेलियों के बल वो उसके करीब आता गया, फिर घुटने बिस्तर पर टिकाकर उसके और पास होता गया। एजल ने घबराकर अपना सिर नीचे कर लिया था और बेख्तियार अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन वो तो अपनी जगह से टस से मस न हुआ। उसके रौबीले और गठे हुए वजूद को देखकर उसके गले में एक घूंट अटक कर रह गया। हमदान, वो घबराकर उसका नाम पुकारती हुई सहम गई। क्या हुआ? अब इतना डर क्यों लग रहा है? यही चाहती थी ना आप कि मैं आपके करीब आऊं? मैं तो खामखाही आपको वक्त दे रहा था कि आप संभल जाएं, इस रिश्ते को समझ लें, ताकि उसके बाद ही हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आपको इतनी जल्दी है। वो उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाता हुआ उसकी सांसों की रफ्तार बढ़ा गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लीज़ दूर। वो घबराकर विनती करने लगी, लेकिन हमदान अचानक उसकी नरम गर्दन पर झुक गया और उसके जिस्म की मदहोश महक को धीरे धीरे खुद में उतारने लगा। एजल को लेकर जैसा आज वो महसूस कर रहा था, ऐसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। शायद ये निकाह के बोलों का असर था कि हमदान के जज्बात एजल को लेकर बदल गए थे।
उसकी गर्दन के पास एक गहरी सांस भरते हुए उसने वहां अपने तपते हुए होंठ रख दिए, जिसकी तपिश से ईजल का पूरा वजूद कांप उठा। हमदान प्लीज, उसका जलता हुआ एहसास अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए उसने डर के मारे अपनी आंखें मूंद लीं। आंखें खोलिए एजल, और मेरी तरफ देखिए, वो भारी और गंभीर आवाज में कहता हुआ उसकी बंद आंखों को देखकर थोड़ा सख्त हुआ। एजल ने झट से आंखें खोल दी। उसने उसका दुपट्टा हटाकर एक तरफ रख दिया था। उसके शानदार एब्स और कसरती वजूद को देखती वो अपनी सांसें ही रोक बैठी। छू कर देखो, वो एक खुमार भरी आवाज में बोलता हुआ उसकी नजरों का फोकस अपने जिस्म पर महसूस करके धीरे से बोला। एजल ने नाम में सिर हिलाते हुए सिहरन महसूस की। तभी हमदान ने जबरदस्ती उसका हाथ अपने हाथ में लिया और अपने एब्स पर रख दिया। उसके नर्म और मुलायम हाथों का एहसास होते ही हमदान के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसके भीतर सोए हुए जज्बात जाग उठे। हमदान प्लीज, मुझे डर लग रहा है, वो रोती हुई आवाज में बोली। एक वक्त था जब अदनान ने अपनी सुहागरात पर उससे पूछा था कि डर तो नहीं लग रहा, और आज वो हमदान का अंदाज देकर तुरंत बोल पड़ी थी, डर लगना भी चाहिए। वो एक आंख मारते हुए उसके गाल पर अपने होंठ रख गया, जिससे ईजल एकदम से कांप उठी थी। वो इतने पर ही नहीं रुका था। उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसने उसे अपनी ओर थोड़ा ऊपर उठाया था। उसकी धड़कनों को अपने सीने से महसूस करते हुए वो उसकी लाल रंग की फ्रॉक की जिप नीचे सरकाने लगा, जबकि एजल आंखों में आंसू भरे उसे देख रही थी। हमदान ने कमरे की लाइट बंद करना भी जरूरी नहीं समझा था। उसके कंधों से फ्रॉक हटाते हुए उसने उसकी ब्यूटी बोन पर अपने होंठ का नरम स्पर्श रखा, जिससे एजल की आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। एजल, डोंट क्लोज योर आइज। मैं नहीं चाहता कि आप एक सेकंड के लिए भी आंखें बंद करें। हर लम्हे को आप मेरे साथ महसूस करेंगी। मेरा चेहरा देखकर मेरी इस करीबी को दिल से महसूस करें। आपके दिलो दिमाग में, आपकी नज़रों में सिर्फ हमदान मुकर्रम शाह होना चाहिए। वो एक जुनूनी अंदाज में कहता हुआ उसकी नरम धड़कनों को अपनी शिद्दत भरे स्पर्श से जगाता चला गया, जिससे उसके मुंह से एक सिसकी निकल गई। उसका हर एहसास, उसकी हर छुअन जानलेवा थी। प्लीज़ प्लीज़ हमदान। लाइट्स उसे बेबाक होते देखकर वो रुआसी होकर मिन्नत भरे लहजे में बोली, नो बेजानम, आई वॉन्ट टू सी यू फ्रॉम हेड टू टो। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ सर से लेकर पैर तक। वो उसे हर पर्दे से आज़ाद करता हुआ उसे सर से पांव तक खुमार भरी नज़रों से देखते अपने निचले होंठ का एक कोना कुचलते हुए बोला। इस पर एजल ने अपनी आंखों पर हाथ रखकर खुद को छुपाना चाहा, लेकिन हमदान ने उसके हाथों की पीठ पर अपने तपते होंठों का एहसास कराया तो वो बुरी तरह से कांप उठी। धीरे से आगे बढ़ते हुए हमदान ने कमरे की बड़ी लाइट बंद कर दी और साइड लैंप ऑन करते हुए वो उस पर साया बनकर छा गया। एजल, अगर आपने आंखें बंद की तो मैं फिर से बड़ी लाइट ऑन कर दूंगा। उसे दोबारा आंखें मूंदते देखकर वो धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। एजल ने झट से अपनी आंखें खोल दी। उसके होंठों को धीरे से अपनी पकड़ में लेते हुए वो उसकी आंखों में आंखें डाले रहा। एजल की आंखों से आंसू ढलक पड़े। उसकी आंखों के आंसुओं को चूमते हुए वो उसके गालों पर अपना एहसास बिखेरता हुआ गर्दन तक आया और उसे मचलने पर मजबूर कर गया। डोंट बी पैनिक। उसे अपनी शिद्दत पर रोते बिलखते देखकर वो माथे पर बल लाते हुए बोला। तो एजल ने उसके कंधों में अपने नाखून गड़ा दिए। उस सुगठित और कसरती वजूद का दबाव सहना उसके लिए इतना आसान न था। धीरे धीरे गुजरती रात ने उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाकर कुछ पलों के लिए ही सही सब कुछ भुला दिया। अपनी गर्दन पर तपता हुआ स्पर्श महसूस करती वो एक बार फिर नींद की आगोश में जाते जाते वापस होश में लौट आई। करवट लेते हुए वो हमदान को मुंदी मुंदी आंखों से देखने लगी, जिसकी आंखों में फिर से हल्की हल्की खुमारी भरने लगी थी। न जाने कैसी प्यास थी जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी उसकी। लगभग सुबह के 3 से 4 बजे का वक्त था। एजल के जिस्म से जैसे जान निकल चुकी थी। बस एक रात में अपनी शिद्दत उस पर इस कदर लुटा चुका था जितनी 6 महीनों में अदनान ने भी नहीं लुटाई थी। उसकी जान हथेली पर आ बनी थी, जबकि एक वो था कि उसका दिल ही नहीं भर रहा था। प्लीज हमदान, अब और नहीं, मैं मर जाऊंगी, वो धीरे से बोली, लेकिन उसके लहजे में आंसुओं की नमी थी। आज तक सुना तो नहीं कि सुहागरात मनाते हुए कोई लड़की मर गई हो। वो बेबाकी से कहता हुआ उसे अपने सीने पर ले आया। उसे अपनी शर्ट में देखकर और भी कसकर उसे अपने सीने में भींच लिया। वो उसे बहुत अपनी अपनी सी लगी थी। आप मेरी जान निकाल कर रहेंगे हमदान, वो अपना सिर जरा सा ऊपर उठाकर मासूम अंदाज में बोली।
एक रात में ही हार मान गई, जबकि ये सब पहली बार तो नहीं हुआ। वो उसकी गर्दन में मुंह छुपाता हुआ खुमार भरे लहजे में बोला। उसकी इस बात से एजल का दिल फिर से दुख गया। न चाहते हुए भी उसे ये तंज ही लगा। आपके भाई ने उन 6 महीनों में मुझे इतनी सख्ती से नहीं छुआ जिस तरह आपने एक ही रात में। उसकी बात पूरी होने से पहले ही हमदान ने उसकी कमर को अपने हाथों की सख्त गिरफ्त में ले लिया, जिससे वो एकदम से तड़प उठी। कहा है ना आपसे, अब आपकी ज़बान पर सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। आप समझती क्यों नहीं? आपका नाम ही लूँगी, लेकिन आप मुझे ताना मत मारिए। वो सिर झुकाए आंसू रोकते हुए बोली। तो वो थोड़ा नरम पड़ गया। आई एम सॉरी, मेरी नीयत तंज करने की बिल्कुल भी नहीं थी। वो तुरंत अपने शब्दों पर गौर करते हुए माफ़ी मांग गया। एजल ने अपनी घनी पलकें उठाकर उसे हैरानी से देखा, जबकि वो उसके आंसू पोंछता हुआ उस पर फिर से छाता चला गया। वो एक बार फिर से सिसकियां भरने लगी थी। वो इतने जुनूनी और शिद्दत भरे अंदाज में अपनी नज़दीकियों से नवाज रहा था कि एजल की सांसें बिखरने लगी थीं। उसकी दर्द भरी सिसकियों को सुनते हुए वो और भी मदहोश होता गया और सब कुछ भूल कर उसे पूरी तरह अपना बनाता चला गया। हमदान और एजल नाश्ते के लिए नहीं आए अभी तक। मुकर्रम शाह की बात अभी जबान पर ही थी कि एजल और हमदान सीढ़ियाँ उतरते हुए दिखाई दिए। अस्सलामुअलैकुम, एक साथ दोनों की जबान ने सलाम किया तो सभी के चेहरों पर एक मुस्कान तैर गई। वे दोनों एक साथ इतने प्यारे लग रहे थे कि मुनज्जा बेगम के मुंह से बेख्तियार माशाअल्लाह निकल पड़ा, जबकि मुकर्रम शाह ने उन पर से पैसे निछावर करके मुलाजिमाओं को दे दिए। अल्लाह हर बुरी आफत और बला से दूर रखे हमारे बच्चों को। अरफा बेगम ने भी मोहब्बत से कहा। जी आमीन। हमदान, मैं सोच रहा हूँ कि आज रात वलीमे की दावत रख लें ताकि पूरे ख़ानदान को पता चल जाए कि एजल हमारे ख़ानदान की ही बहू बनी है। मुकर्रम शाह ने हमदान शाह से कहा, जो बेहद रिलैक्स अंदाज में नाश्ते की तरफ ध्यान दे रहा था। जैसा आप कहें बाबा जान, सब हो जाएगा। एजल, चाय का कप पकड़ाना। अचानक उसने एजल को मुखातिब किया तो वो चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। वो तो इतने नॉर्मल तरीके से बर्ताव कर रहा था जैसे उन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो। क्या हुआ? उसके लगातार देखने पर हमदान ने उसे टोका तो हड़बड़ाते हुए उसने आगे बढ़कर चाय का कप उसे थमा दिया। थैंक यू। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जिसे देखकर एजल के माथे पर बल पड़ गए और उसने उसे नाराजगी से देखा। क्या बात है एजल बेटा, आप चुप चुप हैं? तबीयत तो ठीक है ना? मुनंजा बेगम ने एजल से मोहब्बत से पूछा। जी ममानी जान, मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज़ में थकान साफ महसूस हो रही थी, जिस पर हमदान के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान तैर गई। जानता था रात को उसकी दी गई शिद्दतों का असर था। तिरछी नज़रों से अपनी नाजुक सी बीबी को देखते हुए उसने चाय का कप होठों से लगाया और उसे एक आंख मार दी। एजल ने घबराकर अपना रुख मोड़ लिया। उसकी आंखों में चमक तो होनी ही थी और वो तरोताज़ा भी लग रहा था। जिस कदर उसने एजल को रात भर अपनी शिद्दतों से बेहाल किया था, वो तो फ्रेश ही लगता। एजल से पूछता कोई, किस कदर थका दिया था उस शख्स ने। रात को वलीमे की दावत शहर के एक बहुत बड़े बैंक्वेट हॉल में रखी गई थी। दुल्हन बनी एजल इस वक्त आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। हमदान ने जैसे ही अंदर कदम रखा तो एक पल को उसे देखकर ठिठक गया। उसे देखते ही वो मंत्रमुग्ध हो गया था। इतना मुकम्मल और पाक हुस्न पहले तो कभी दिखाई ही नहीं दिया था। यह शायद अब देखने की नज़र बदल गई थी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसके पास स्टेज पर आया तो मुनंजा बेगम ने दोनों की बलाएं ली, सदका उतारा। दोनों की जोड़ी चांद सूरज जैसी लग रही थी। एक अलग ही निखार आया है आप पर मिसेज, वो उसकी तरफ झुकता हुआ फुसफुसाने के अंदाज में कहने लगा। जवाब में वो बिल्कुल खामोश रही, जबकि शर्म और हया से उसकी पलकें झुक गई थीं। कई नज़रों में जलन थी तो कुछ नज़रों में तारीफ, और नज़रें तो इंसान को खा जाती हैं। कभी कभी इंसान इन बुरी नज़रों की जद में बुरी तरह आ जाता है। अचानक से सारी लाइट्स बंद हो गईं और एक स्पॉट लाइट ऑन होते ही दूल्हा दुल्हन पर फोकस हुई। हमदान ने एजल का हाथ थामा और उसे लेकर एक तरफ बने डांस फ्लोर की ओर बढ़ गया। उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसने उसे खुद से सटा लिया, जिससे वो सहम सी गई। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। धीमे धीमे म्यूजिक के साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ गोल गोल घूम रहे थे। तेरी मोहब्बत से हैं सांसें मेरी, जरा रहना दिल के करीब होके। गाने के बोल उन दोनों के दिल की तर्जमानी कर रहे थे। चारों तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी निगाहें बस उन्हीं दोनों पर टिकी हुई थी। तभी एक लाल रंग की लेजर लाइट को इजल ने हमदान के दिल वाली साइड पर घूमते हुए देखा। उसकी सांसें थम गईं, उसके कदम भी थम गए। हमदान ने उसके इस तरह अचानक रुक जाने पर भौहें सिकोड़ कर उसे देखा,
लेकिन अगले ही पल एजल ने उसे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया। उसके धक्का देने पर हमदान जरा सा लड़खड़ाकर पीछे हुआ था कि उसी पल एक गोली चलने की आवाज़ गूंज उठी। हर कोई सन्न रह गया। गोली एजल के बाजू को छूती हुई निकल गई थी। खून की छींटें अचानक से निकली तो हमदान का दिल एक पल के लिए सहम गया। एजल चीख मारते हुए गहरी सांस भर कर रह गई। एजल, हमदान पूरी ताकत से चिल्लाया। वो उसे देखते हुए आंखें मूंद कर लड़खड़ाकर गिरने लगी, लेकिन हमदान ने लपक कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने एजल के गालों को थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। मेरे बच्चे। अचानक पूरे हॉल की लाइट्स ऑन हो गई। मुकर्रम शाह, मुनंजा बेगम और अरफा बेगम, सब लोग वहां पर दौड़ कर पहुंचे, लेकिन एजल बेहोश हो चुकी थी। हमदान ने बिना एक पल गवाए उसे अपनी गोद में उठाया और बाहर की ओर भागा। कुछ ही देर में वो लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। एजल को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि बाकी सब बाहर खड़े इंतजार करने लगे। हमदान को ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों से वक्त फिसलता जा रहा हो। पहले अदनान शाह ने हाथ छोड़ दिया और अब एजल। उसने अपनी आंखें कसकर मूंद लीं। जब तक डॉक्टर ने एजल के खतरे से बाहर होने की खबर नहीं दी, वो वहीं बैठा उसके लिए दुआएं मांगता रहा। डॉक्टर, क्या हम एजल से मिल सकते हैं? अरफा बेगम ने रोते हुए डॉक्टर से पूछा। हम उन्हें सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर हिदायत देकर चली गई। इतनी सख्त सुरक्षा होने के बावजूद कौन हो सकता है जिसने गोली चलाई? मुकर्रम शाह ने हमदान के पास बैठते हुए पूछा। मैं पता लगा लूँगा बाबा जान। न जाने क्यों मुझे अब यह भी शक हो रहा है कि अदनान भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ बोला। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? मालूम नहीं, लेकिन कुछ तो है ऐसा बाबा जो छुपा हुआ है, जो हमारे हक में अच्छा नहीं है। इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद वहाँ गोली चलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि हम में से कोई भी महफूज नहीं है। शायद तुम सही कह रहे हो बेटा। न जाने कौन मेरी औलाद का दुश्मन बन गया है। एजल की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी तो? अचानक से हमदान के दिमाग में कुछ कौंधा तो मुकर्रम शाह के दिमाग में भी वही बात आ गई। मैं सब संभाल लूँगा, आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। हमदान ने अपने बाबा को तसल्ली दी और बाट की ओर कदम बढ़ा दी जहाँ एजल को शिफ्ट किया गया था। मुनंजा बेगम ने एक बार फिर उसकी नज़र उतारी। इस वक्त सब एजल के बाड़ में मौजूद थे। एजल सभी का प्यार देखकर धीरे से मुस्कुरा रही थी। काफ़ी हद तक बचाव हो गया था। हमदान अंदर आया तो दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली। वो एक कुर्सी पर बैठता हुआ उसके करीब आया और उसका हाथ थाम लिया। तुम दोनों बातें करो, हम आते हैं। मुनंजा बेगम अरफा बेगम को साथ लेकर वार्ड से निकल गईं। क्यों किया आपने ऐसा? उसका हाथ थामे हाथ की बैग को सहलाते हुए पूछ रहा था। मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया। अगर आपको वहाँ से न हटाती तो गोली आपको यहाँ लगती। एजल ने उसके दिल के जगह पर अपना हाथ रखा तो वो हैरान होकर नज़रों को ऊपर उठाए उसे देखने लगा। आपके कहने का मतलब है वो गोली मेरे लिए थी? इस बार हमदान काफ़ी हैरान हुआ था। एजल ने हाँ में सर हिलाते हुए उसकी बात की ताकीद की। कुछ तो बात थी, यानी कोई तो था जो एजल का नहीं बल्कि उसका दुश्मन था। वो ये गुत्थी सुलझा नहीं पा रहा था। उसके माथे पर बलों का जाल बन रहा था। सिर झटक कर वो वापस उसकी ओर मुड़ा। दर्द तो नहीं हो रहा? उसके गाल को प्यार से छूते हुए वो मोहब्बत से पूछने लगा। थोड़ा थोड़ा। वो नम आँखों से मुस्कुराई। कोई बात नहीं, जब मेरी नज़दीकियों के पल होंगे तो आप हर दर्द भूल जाओगी। सिर्फ मेरा दिया हुआ मीठा मीठा दर्द याद रहेगा। वो उठकर उसके करीब आया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए उसके माथे पर शिद्दत से होंठ रख दिए और अपनी आंखें मूंद लीं। एक काम दिया था तुम दोनों को, वो भी तुम लोग सही तरीके से नहीं कर पाए। इस वक्त तो फरमान राजपूत बेहद गुस्से के आलम में इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। सर, गोली हमने सीधी हमदान शाह को ही मारी थी, लेकिन वो लड़की बीच में आ गई और काम खराब कर दिया। शूटर अपनी सफाई दे रहा था। अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं। जो काम दिया था वो तो तुम लोग कर नहीं सके, इसलिए मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और मुझे शहर में दोबारा दिखाई मत देना। फरमान राजपूत ने उन्हें वहाँ से दफ़ा कर दिया। वो हद से ज़्यादा परेशान हो चुके थे। अगर इस हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने वसीयत की शर्त पूरी नहीं की तो उन्हें बेघर होना पड़ता। अब उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि अगली चाल क्या चलें। तभी उनके करीबी दोस्त जावेद अख्तर उनके पास आए और उन्होंने जो बताया उससे फरमान की आंखें चमक उठीं। मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? उन्होंने अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया और अब एक नया प्लान तैयार करने लगे। एजल के बाजू में अब काफ़ी हद तक आराम आ गया था। हमदान उसका बहुत ख्याल रख रहा था।
कुछ मसले ऐसे आ गए थे कि वो ड्यूटी पर वापस नहीं जा सका और उसने अपनी छुट्टियां बढ़वा ली थीं। वो पहले इस मसले को सुलझाना चाहता था कि आखिर कौन था जो उनका दुश्मन बना बैठा था। ये काम ख़त्म करके ही वो अपनी ड्यूटी पर वापस जाता। आज हमदान के दोस्त के घर उनकी दावत थी। शाम के 7 बजे वो घर से निकले। एजल अब बहुत हद तक हमदान के साथ सहज महसूस करने लगी थी। नज़दीकियों के पलों में ही वो बेहद जुनूनी हो जाया करता था, वरना वो उसका बहुत ख्याल रखता था। उसके और अदनान की आदतों में बहुत फ़र्क था। जितना वो सब्र और ठंडे मिजाज वाला था, हमदान उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ख़ास तौर पर अपने डबल मीनिंग शब्दों से उसकी जान आफत में डाले रखता था। शॉल हटाइए एजल, वो ड्राइविंग करते हुए बिना देखे एक भारी आवाज़ में बोला। जी। एजल को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया। अपने बदन से शॉल को परे हटाइए, मुझे देखना है आपको। अब की बार वो खुमार भरे अंदाज में बोला। हमदान, हम गाड़ी में हैं। उसने हमदान को एहसास कराना चाहा। तो मैं ही देखूंगा ना, और इस वक्त ये सड़क भी बिल्कुल सुनसान है, कोई मसला नहीं। हटाइए जल्दी से, वो थोड़े सख्त लहजे में बोला तो एजल ने घबराए और कांपते हाथों से अपनी शॉल उतारकर पीछे फेंक दी। उसके हुस्न की खूबसूरती को देखते ही एक पल में हमदान की आंखों में खुमारी तैर गई। खींचकर उसने एजल को अपनी गोद में बिठा लिया और गाड़ी की स्पीड भी धीमी कर दी। हमदान, ये क्या कर रहे हैं? ध्यान से गाड़ी चलाइए। उसकी इस हरकत पर वो बुरी तरह से घबरा गई थी, लेकिन हमदान होश में होता तो कुछ सुनता ना। वो उसकी धड़कनों की तरफ झुकता हुआ अपना नरमो गरम एहसास बिखेरने लगा और बुरी तरह जुनूनी होने लगा। एजल को बहुत घबराहट महसूस होने लगी। वो गाड़ी चलाते हुए भी रोमांस से बाज नहीं आ रहा था। उसे डर था कि कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि वो एक आर्मी ऑफिसर था। वो क्या कुछ संभाल सकता था, वो सोच भी नहीं सकती थी। अचानक ही हमदान को महसूस हुआ कि कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है। वो एजल के होंठों पर झुका हुआ था, जबकि बैक व्यू मिरर से पीछे आती गाड़ी पर भी उसकी नज़र बनी हुई थी। हमदान ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी। एजल ने गहरी सांसें लेते हुए उसकी शर्ट को मुट्ठी में दबोच रखा था। उसके होंठों पर हमदान की गिरफ्त भी सख्त होती जा रही थी। एकदम से उसने एजल के होंठों को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया, उसे पैसेंजर सीट पर बिठाया और गाड़ी को फुल स्पीड में आगे बढ़ा दिया। एजल, सीट बेल्ट बांधिए तुरंत, वो चौकन्ना होते हुए बोला। एजल के हाथों में कपकपी होने लगी। एजल, नीचे झुक जाओ, वो तेज आवाज़ में बोलता हुआ उसे सीट के नीचे छुपा गया। पीछे वाली गाड़ियों से गोलियां चल रही थीं। हमदान ने डैशबोर्ड से गन निकाली, उसे लोड किया और एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए बहुत सटीक निशाना साध कर पीछे वाली गाड़ी के टायर पर फायर कर दिया। वो गाड़ी बुरी तरह लड़खड़ाकर इनबैलेंस हो गई। हमदान ने अपनी गाड़ी को एक झटके से रोका। फ़ोन के जरिए वो अपनी टीम को भी इत्तला दे चुका था और पुलिस ऑफिसर एसपी शहजाद को भी। एजल, गाड़ी से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी मतलब कुछ भी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे चेतावनी देता हुआ खुद गाड़ी से नीचे उतरा और पिछली गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वो 3-4 आदमी थे, उनमें से 2 तो जख्मी हो गए थे, जबकि बाकी 2 अभी भी लड़ने की पोजीशन में थे। उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए हमदान का मुकाबला करना चाहा, लेकिन हमदान के सामने वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। हमदान अकेले ही अपनी महारत से उन पर भारी पड़ा और उन्हें ढेर कर चुका था। उसी वक्त तो पुलिस की टीम वहां पर आ पहुंची। सबको हिरासत में लिया गया। सर, ये किराए के गुंडे हैं, इन्हें आपको डराने धमकाने के लिए हायर किया गया था। इंस्पेक्टर रमीज के बताते ही हमदान का दिल जोरों से धड़क उठा। कुछ तो बहुत गलत हो गया था। एक तरफ वो मात खा गया था, उसे अपने आसपास कुछ गलत एहसास होने लगे। वो तुरंत मुड़ा, भागा और गाड़ी तक आया। उसका दिल धड़कना भूल गया। वो गाड़ी में नहीं थी। उसके हाथ पैर सुन पड़ने लगे। ये सब एक जाल था। वो इस ट्रैप में फंस चुका था। उसने अपनी आंखें कसकर मूंदी और खोली। नहीं, वो इतनी जल्दी हार नहीं सकता था। उसे अपनी इश्कम को बचाना था। उसे एजल हमदान शाह को बचाना था, अपनी जान को बचाना था। वो चारों तरफ देखता हुआ शांत अंदाज में वापस गाड़ी में आ बैठा। उसने मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट किया, तेजी से उंगलियां चलाईं और लोकेशन उसके सामने थी। वो अपने चारों तरफ शॉल लपेटे उनके साथ घसीटती चली जा रही थी। उसे लाकर एक कमरे में कैद कर दिया गया। खोलो दरवाज़ा, वो चिल्ला रही थी, पर किसी ने उसकी आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। वो रोते हुए वहीं एक तरफ दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। रह रहकर उसे हमदान की याद आ रही थी। वो क्यों उसकी हिफाजत न कर सका। उसने बेदर्दी से अपने आंसू पोंछे और घुटनों में सिर दिए बैठ गई। आपको माफ़ नहीं करूँगी हमदान शाह, मेरा जरा भी ख्याल नहीं। जब देखो जहाँ देखो रोमांस,
तरसा हुआ प्यासा इंसान मिल गया है मुझे। वो आंखों में आंसू लिए अपने होठों को गुस्से से जोर जोर से रगड़ती हुई उन्हें और लाल कर गई। तभी दरवाजा खुला। एजल ने खुद को शॉल में अच्छी तरह लपेट लिया। सामने आने वाले शख्स को देखकर एजल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ताया जान, आप? ऐसा कैसे मुमकिन है हमदान शाह? तुम्हारे होते हुए कोई हमारी एजल को किडनैप करके कैसे ले जा सकता है? मुकर्रम शाह परेशानी से बोले। क्योंकि आपका बेटा चाहता था कि वो किडनैप हो। हमदान की बात पर वो उलझते हुए उसे देखने लगे। क्या मतलब? तुम जानते हो वो कहाँ है? अब की बार उन्हें सख्त धक्का लगा। शायद, लेकिन आप फिक्र न करें। जब तक हमदान के सीने में सांसें चल रही हैं तब तक एजल हमदान शाह को कुछ नहीं हो सकता, वो पुरयकीन लहजे में कहता हुआ उन्हें तसल्ली दे गया। पर जब तक एजल वापस नहीं आ जाती तब तक वो घर भी नहीं जा सकते थे। इस वक्त वो हमदान के खुफिया फ्लैट पर थे। मुकर्रम शाह को बुलवाकर उन्हें सारी हकीकत बताते हुए अब वो अपनी टीम के साथ मिशन पर जा रहा था। दुआ कीजिएगा बाबा, वो आंखों में जीत की सरसारी लिए बोला। फ़ी अमानिल्लाह, वो दिल से दुआ देते हुए उसे रुखसत कर गए। ताया जान, हाँ मैं। मुझे लगा तुम मुझे पहचान भी नहीं पाओगी, पर तुम्हारी याददाश्त तो काफ़ी अच्छी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए तारीफ की। आपने मुझे क्यों किडनैप किया ताया जान? वो मासूम अभी भी उनसे सवाल कर रही थी। देखो एजल, मेरी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। बस इन पेपर्स पर साइन कर दो, तुम्हें बाहिफाजत तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने एक फ़ाइल उसकी ओर बढ़ाई। इसमें क्या है? इसमें कुछ ख़ास नहीं, बस इतना लिखा है कि तुम अपनी सारी दौलत, सारी जायदाद और बिजनेस अपने ताया फरमान शाह यानी कि मेरे नाम कर रही हो। लेकिन ताया जान, सब कुछ आपका ही तो है, आपके पास है। उसे कुछ समझ न आया। हाँ, लेकिन तुम्हारे बाप ने मरने से पहले सब तुम्हारे नाम कर दिया। अब तुम वापस वो सब मेरे नाम कर दो, वरना। वो जो 1 मिनट की देरी किए बिना उन पेपर्स पर साइन करने को तैयार हो गई थी, उनके वरना कहने पर चौंकी। वरना? वरना क्या ताया जान? वरना एक बार फिर विधवा होने को तैयार हो जाओ। उन्होंने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाहट की, जिसे सुनते ही एजल कांप उठी। विधवा? उसकी आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। मतलब आपने आपने अदनान को? उसके हलक में आंसुओं का गोला अटक गया था। हाँ, बहुत पावरफुल प्लान था। उसकी मौत के बाद तुम्हारी इद्दत ख़त्म होते ही तुम्हारा निकाह बहजाज से करवाना था, पर फिर से उसके छोटे भाई के साथ तुम्हारा निकाह करवा दिया गया। अब आखिरी हल यही है कि इन पेपर्स पर साइन करो और अपने शौहर की जान बचा लो। ज़रूरी नहीं कि हर बार निशाना चूक जाए। लम्हा दर लम्हा उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। अब सोचना बंद करो और साइन करो, फरमान राजपूत ने मुंह बनाते हुए कहा। एजल ने वो पेपर्स सामने किए। उसे लगा कि इन पर साइन करके वो अदनान के साथ ज्यादती कर देगी। इस सब के लिए अदनान की जान चली गई। क्या इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रही थी? वो बहुत दुख से अपने ताया को देखने लगी। काश ताया जान, आपने एक बार प्यार से मुझसे कहा होता तो मैं आंखें बंद करके सारे पेपर्स पर साइन कर देती, सब आपके नाम कर देती। लेकिन आपने एक जान ली है, अदनान को मार डाला आपने। अब हमदान मेरे पति को मारने की धमकी दे रहे हैं। आपको लगता है कि मैं इतना सब हो जाने के बाद इन पेपर्स पर साइन करूंगी? अब की बार उसका लहजा सख्त हुआ। फरमान साहब को कुछ गलत होने का एहसास जागा और अगले ही पल एजल ने उनकी आंखों के सामने वो पेपर्स फाड़ते हुए उनके मुंह पर उछाल दिए। सर हमला हो गया, जल्दी निकले यहाँ से। इससे पहले कि फरमान शाह कुछ कर पाते, उनका आदमी अंदर आकर उन्हें खबर देने लगा। वो बुरी तरह हड़बड़ा गए। ऐसा कैसे मुमकिन है? इस जगह का एड्रेस उन्हें कैसे पता चला? वो बाहर भागे ही थे कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। तभी हमदान वहां आता दिखाई दिया। उसने एक जोरदार घूंसा फरमान शाह के जबड़े पर दे मारा। एजल सहम गई। ये मेरे भाई को मारने के लिए। एक और घूंसा मारा। ये गोली चलाने के लिए। साथ ही एक और घूंसा जड़ दिया। ये मेरी पत्नी को किडनैप करने के लिए। आखिरी मुक्का कुछ ज़्यादा ही जोरदार था कि वो होशो हवास खोते हुए ज़मीन पर गिर पड़े। इंस्पेक्टर उन्हें उठाकर बाहर ले गए, जबकि हमदान ने आगे बढ़कर एजल को अपने सीने से लगा लिया। एजल को लगा कि दुनिया भर का सुकून इन्हीं बाहों में है। हमदान ने एजल की सुरक्षा की वजह से एक ख़ास चिप उसके कंधे के एक तरफ धड़कन के ठीक ऊपर प्रत्यारोपित कर दी थी, जिसके बारे में एजल खुद भी नहीं जानती थी। वो कहीं भी चली जाए, हमदान उस तक बहुत आसानी से पहुंच सकता था। और कितना तैयार होना है मैसेज। आज वो सब ख़ानदान में एक शादी में जा रहे थे। एजल ने कानों में झुमके पहने तो हमदान देखता रह गया। वो बहुत प्यारी लग रही थी, सर से पांव तक खूबसूरती का शाहकार। यू आर सो ब्यूटीफुल। वो उसे अपने सामने
करता हुआ उसके न्यूड रंग से रंगे होठों की ओर झुकने लगा कि ऐजल ने रोक दिया। हमदान प्लीज मत खराब कीजिए, आगे वैसे ही देर हो रही है। वो विनती भरे अंदाज में बोली। उसका इस तरह हमदान को पीछे धकेलना हमदान को सख्त गुस्सा दिला गया। वो गुस्से में उसके होठों पर झुकता चला गया और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ने लगीं, लेकिन हमदान को उस पर जरा भी तरस न आया। अच्छे से अपनी प्यास बुझाकर वो जरा सा पीछे हटा तो वो लड़खड़ा गई और हमदान के सीने पर अपना सिर रख दिया। उसने उसे अपने सीने में कसकर भींच लिया और उसके कंधे पर अपने तपते होंठ रख दिए। आप बहुत जालिम हैं हमदान, वो उसके सीने से लगी हुई उसी से शिकायत कर रही थी। जुल्म क्या होता है आज रात बताऊंगा, तुम मेरा ईमान डगमगा रही हो। जी नहीं शाह साहब, मैं तो आपका ईमान मुकम्मल करती। अचानक से उसे उल्टी महसूस होने लगी। वो तुरंत बाथरूम की ओर भागी। आर यू ओके? वो उसके पास पहुंचकर उसकी पीठ सहलाते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगा। मालूम नहीं, बस बार बार उल्टी आ रही है। वो ढीली सी पड़ गई। हमदान ने उसकी पीठ को अपने सीने से लगाया। चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, आज तो शादी में जाना है ना, एजल ने टोका। आपसे ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं जाने इश्कम, चलिए मेरे साथ। और वो अपनी माँ को बताकर उसे सीधे हॉस्पिटल ले आया, जहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली। वो जुड़वा बच्चों का बाप बनने वाला था। एजल, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जो आपने मुझे दी है। वो गाड़ी में वापस बैठते हुए उसका हाथ थाम गया। ये सब तो आपकी मेहनत है। बोलते बोलते वो जबान दांतों तले दबा गई, पर उसकी बात सुनते ही हमदान का ठहाका काफ़ी दमदार था। यू लाइक माई मेहनत? वो उसे एक आँख मारते हुए गाड़ी स्टार्ट कर गया। आप इतने ज़्यादा रोमांटिक निकलेंगे हमदान, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, वो शर्माते हुए बोली। और आप इतनी शर्मीली निकलेंगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था, वो मुस्कुराया। आप इस कदर बेशर्म हैं, शर्म तो आ ही जाती है ना। अब वो खुलकर उससे हर बात शेयर कर लिया करती थी और हमदान को उसके इस अंदाज पर बहुत खुशी होती थी। हमदान ने मोहब्बत से उसका हाथ थाम लिया और अपने होठों से लगा लिया। थैंक्स यार। उसकी चाहत पर वो शर्माकर पलकें झुका गई। शाह हाउस में खुशियों का माहौल था। एक साथ दो बच्चों के आने की खुशी में पूरा घर सजाया गया, सदका और खैरात बांटी गई, दुआएं दी गईं। वो दोनों ही बहुत खुश थे। दूसरी तरफ फरमान राजपूत को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। उनके खिलाफ सबूत अदालत में पेश होते ही कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा दे दी। एजल ने सारी जायदाद और धन दौलत बहजाद के नाम कर दी। उसे धन दौलत से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन वो फरमान राजपूत को सज़ा जरूर दिलवाना चाहती थी, क्योंकि वो एक कातिल था। बहजाद ने भी वो प्रॉपर्टी लेने से मना करना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी। बहजाद खुद अपने बाप के हाथों का मोहरा था। जब उसके बाप को सज़ा हुई तो वो जैसे आज़ाद हो गया था और अपनी माँ के साथ सुकून से अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता था। 6 महीने के बाद वो पेट पर हाथ रखकर एकदम आंखें मूंद गई। हमदान ने तुरंत लैपटॉप एक तरफ रखा और आगे बढ़कर उसे थाम लिया। क्या हुआ, ठीक हो ना? वो उसके पेट को छूते हुए परेशान हो उठा। किक मारी। वो मासूम अंदाज में शिकायत लगा रही थी, जिस पर हमदान के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान तैर गई। उसने आगे बढ़कर उसके पेट पर अपने होंठ रख दिए। मेरी जान है ये दोनों, और इनकी माँ मेरी राजे इश्कम। वो उसके होंठों पर मोहब्बत भरा एहसास छोड़ता हुआ गहराई से मुस्कुराया। एजल भी सुकून से उसके सीने से लगकर मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।